नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन युआन फूक गुरुवार को 17वें आसियान भारत सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस सम्मेलन में आसियान के यहाँ पर सभी 10 सदस्य देशों के नेता शिरकत करेंगे और इस सम्मेलन में आसियान भारत की रणनीतिक साझेदारी के दर्जे की समीक्षा की जाएगी। साथ ही प्रमुख क्षेत्रों से कनेक्टिविटी और आपको बता दें यहाँ पर मैरीटाइम सहयोग, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा और साथ ही क्षमता निर्माण की प्रगति का भी जायजा लिया जाएगा। सम्मेलन के दौरान आसियान भारत की कार्य योजना 2021 से 2025 को भी अंगीकार किया जाएगा। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के बाद से ही समय में आर्थिक विकास और साथ ही अहम क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर भी बातचीत होगी। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बद्री ज्वेलर्स के मालिक अभिषेक केसरवानी को बदमाशों ने गोली मार दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक केसरवानी के सीने में लगी गोली का संक्रमण चल रहा है। अभिषेक को खतरे से बाहर बताया जा रहा है। पुलिस का बयान आया कि अब जो है व्यापारी था जिसका इलाज चल रहा है वो खतरे से बाहर है। पुलिस ने लूट की घटना से इनकार कर दिया है। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे सहित सभी डीसीपी मौके पर पहुंचे थे। जैसे ही सूचना मिली तो सभी घटनास्थल पर पहुंचे और बताया जा रहा है कि दुकान बंद करने के बाद घर जाते वक्त गोली मारी गई। विकास नगर मोहल्ले का पूरा इलाके का मामला बताया जा रहा है। अब आपको बता दें कि और इससे अनुमान क्या लगाया जा सकता है कि राजधानी में जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, अब सवाल कई निकलकर सामने आते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं कि अगर राजधानी में ही सब कुछ ठीक नहीं है तो फिर राज्य के बाकी शहरों का क्या हाल होगा। लेकिन जिस तरह से बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया तो पुलिस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या पुलिस का डर नहीं है? क्या पुलिस की कार्रवाई जो है उसका डर बदमाशों में अब नहीं देखा जा रहा है? क्योंकि इस घटना के सामने आने के बाद सब कुछ साफ हो गया है कि किस तरह से कानून व्यवस्था है। अगर राज्य की राजधानी लखनऊ में अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो फिर बाकी शहरों का क्या हाल होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आसिफ बेग हमारे ब्यूरो सीधा लखनऊ से मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आसिफ, क्या कुछ माना जाए अगर राजधानी में ही इस तरह की वारदात होती रहेंगी तो फिर राज्य के बाकी शहरों का क्या हाल होगा? क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? आसिफ, आपको आवाज मिल रही है? तो आपको बता दें कि अभिषेक केसरवानी के सीने में गोली लगी थी, जिन्हें ट्रामा सेंटर में भर्ती करा दिया गया था। वहां पर उनका इलाज चल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से ये बयान आया था कि अब उनकी जो हालत है उसमें सुधार हो रहा है, वो खतरे से बाहर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर राजधानी में बदमाश इस तरह की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं तो फिर पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठते हैं। क्या बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं है? क्या इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासनिक अधिकारी जो है जो सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंचे थे, आगे की क्या कार्रवाई की गई? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ बेग मेरे साथ सीधा फोन पर जुड़ रहे हैं। आसिफ, क्या कुछ इस पूरी घटना को लेकर ताजा अपडेट है आपके पास? जी बिलाल, बता दूं कि पूरा मामला विकास नगर थाना क्षेत्र के महानगर चौराहे पर का है, जहां के सराफा व्यवसायी जो है अभिषेक केसरवानी अपने पत्नी के साथ जो है घर लौट रहा था सराफा की दुकान बंद करके, और रास्ते में बदमाशों ने उसे रोक लिया और जो है उसको गोली मार दी सराफा व्यवसायी को, और गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। अगर पुलिस कार्रवाई की बात करें तो पुलिस ने जो है एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पूरे मामले में जमीनी विवाद को जोड़कर पुलिस का कहना है कि जमीनी विवाद का मामला था, जिसमें अभिषेक के भाई और एक अन्य को जो है नामजद किया गया है, और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। जल्द से जल्द जो है
आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। हालांकि जी। जिस तरह से राजधानी में यह घटना हुई है उसको लेकर कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दीपावली का त्योहार है और फ्लैग मार्च करने का दावा करती है, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से जो है दंपति घर लौट रहा था और उसके पति को गोली मार दी, इस पर भी कहीं ना कहीं जो है पुलिस की बिल्कुल आसिफ, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से राज्य सरकार और साथ ही पुलिस प्रशासनिक अधिकारी लगातार सुरक्षा के दावे करते हैं और ये दावा भी किया गया था कि दीपावली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को जो है व्यवस्था वो चाक चौबंद की जाएगी, लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद क्या नहीं लगता कि प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस का जो डर है, जो खौफ है, वो बदमाशों में नहीं है? जी बिल्कुल, अगर कार्रवाई की बात करें और पुलिस की चुस्ती की बात करें तो पुलिस जो है सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहने का दावा करती है, फ्लैग में मार्च करती है, संदिग्ध स्थानों पर चेकिंग करती है, लेकिन जिस तरह से हर रोज नई घटना सामने आ रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं यह भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस जो है अब कितनी सक्रिय है और अपराधी जो है वारदात को अंजाम देने के बाद आसानी से फरार भी हो जाते हैं और पुलिस मौके पर पहुंचती है, लटकती रहती है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर विपक्षियों से घिरे भी रहते हैं और वह मातहतों को निर्देश देते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से घटनाएं हो रही है उस पर जो है लगाम लगाने की जरूरत है और पुलिस की बिल्कुल आसिफ, एक कड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है राज्य सरकार को, ताकि एक मैसेज जा सके कि जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर सक्रिय अब पुलिस प्रशासन हो चुका है। शुक्रिया आपका आसिफ, मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए बात करेंगे पश्चिम बंगाल सरकार की। जी हाँ, विधानसभा चुनावों से पहले ही अगले 2 महीनों में राज्य भर के स्कूलों में यहाँ पर खाली पदों को भरने के लिए एक अभियान चलाने की तैयारी में जुटी है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्कूलों में यहाँ पर खाली पदों को भरने के लेकर ही एक ऐलान किया। आपको बता दें कि राज्य सचिवालय में भी यहाँ पर बुधवार को हुई एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक के बाद ये फैसला लेने के बाद इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि स्कूलों में यहाँ पर लगभग 16,500 पद खाली हैं और साथ ही लगभग 20,000 छात्रों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है। हमने फैसला किया है कि कोविड-19 की स्थिति में यहाँ पर ढील के बाद ही दिसंबर और साथ ही जनवरी से तत्काल शिक्षकों की यहाँ पर आवश्यकता होगी। ममता बनर्जी ने राज्य शिक्षा विभाग को भी निर्देश दिया है कि कोविड की स्थिति में ढील मिलने के बाद ऑफलाइन इंटरव्यू आयोजित करने की भी प्रक्रिया शुरू की जाए। इसमें कहा गया है कि राज्य में नए शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बताया जा रहा है कि करीब 2.5 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। और इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बदमाशों के लगातार हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी में जिस तरह की वारदात हो रही है, युवक पर जानलेवा हमला हुआ है, लोहे की रोड से ये हमला किया गया और बताया जा रहा है कि इस हमले में युवक यहां पर लहूलुहान हो गया था। पुलिस पर मामला दबाने का भी आरोप पीड़ित परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करने का भी आरोप लग रहा है और साथ ही आपको बता दें यहाँ पर 323, 504, 506, 308 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। हमला करने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। गुड़म्बा थाना क्षेत्र के बेहटा चौकी के सादा माओ का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार की तरफ से पुलिस पर भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया जा रहा है। उत्तराखंड के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना का भी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि विधायक कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए थे और जिसके बाद उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि सुरेंद्र सिंह जीना अल्मोड़ा जिले से यहाँ पर सल्ट निर्वाचन क्षेत्र से विधायक थे और उनकी पत्नी का कुछ दिनों पहले ही दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। सल्ट विकासखंड का पूरा इलाका शोक में डूबा हुआ है। सुरेंद्र सिंह जीना काफी लोकप्रिय थे और साथ ही सुरेंद्र सिंह लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए थे।
और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर एक और आ रही है। आपको बता दें कि गश्त पर निकले सतखंडा चौकी इंचार्ज पवन मिश्रा ने चोरों को पकड़ा है। चोरी करने निकले यहां पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोर का साथी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा है। चोर के कब्जे से पुलिस टीम ने यहां पर जो है 3 बाइक भी बरामद की हैं, जो कि चोरी की बाइक जो बताई जा रही हैं। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। आपको बता दें कि चोर का साथी मौका पाकर फरार हो गया था, और लेकिन यहां पर 3 चोरी की बाइकों को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। और इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि टोल प्लाजा पर ओवरलोडिंग वाहनों पर अब कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि माल वाहनों में ओवरलोडिंग पर अब कार्रवाई की जाएगी। उसको लेकर अब प्रशासन जो है वो सतर्क हो रहा है। ओवरलोडिंग पर वाहनों का ई चालान किया जाएगा। गाड़ी मालिक के पते पर जो है ई चालान भेजा जाएगा। टोल प्लाजा में लगे यहाँ पर इन मशीनों को डेटा भी प्रयोग किया जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारी अब सक्रियता दिखाने को तत्परता दिखाने को तैयार है, लेकिन जिस तरह से ओवरलोडिंग को लेकर ये कदम उठाया जा रहा है उससे कितना फायदा होगा, एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन सभी जिलों के डीएम को शासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं। अब टोल प्लाजा पर जो है इस कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। जितने भी ओवरलोडिंग वाहन होंगे उनके ई चालान किए जाएंगे और उसके बाद सीधा ई चालान जो है पते पर भेजा जाएगा। और आपको बता दें कि इस तरह की प्रक्रिया से जो ओवरलोडिंग वाहन चलते हैं सड़कों पर, उसमें भारी कमी देखने को मिल सकती है। और कोरोना संकट में पटरी से उतर गई अर्थव्यवस्था का सही रास्ते पर लाने के लिए मोदी सरकार करीब यहां पर 1,05,000 करोड़ का यहां पर रुपए के जो है राहत पैकेज का भी ऐलान कर सकती है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज दोपहर 12:30 बजे यहां पर एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाली हैं और उम्मीद की जा रही है कि इसमें यहां पर राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और साथ ही अन्य शीर्ष अधिकारी भी गुरुवार को ही इस पैकेज को अंतरिम रूप देंगे। इस पैकेज में रोजगार सृजन और साथ ही परिवहन सेक्टर को भी राहत देने पर जोर हो सकता है। इस पैकेज के बारे में यहां पर विस्तृत जानकारी नहीं दी गई, लेकिन कहा जा रहा है कि इसका मकसद जितने भी सेक्टर हैं जो परेशानी की हालत में चल रहे हैं उनको राहत देने की बात कही जा रही है। साथ ही यहां पर इसमें रोजगार सृजन पर भी रोजगार होगा। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से देश की इकोनॉमी पूरी तरह से प्रभावित हुई है। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है और आपको बता दें कि 20 साल की युवती ने आत्महत्या कर ली है। पंखे से लटककर आत्महत्या करने का यह मामला सामने आया है, पर जिन्होंने इस पूरे मामले की पुलिस को जानकारी दी। जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गुड़म्बा के चक गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, लेकिन इस बात का खुलासा नहीं हो पाया कि युवती ने आत्महत्या क्यों की है। लेकिन परिजनों की तरफ से इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की गई, फिर पुलिस भी सूचना पाकर मौके पर पहुंची। और इस बीच मुरादाबाद से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेडिकल करवाने आए 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। अखाड़ा में तब्दील हुआ मुरादाबाद का जिला अस्पताल, जहां पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। सिविल लाइन थाने की चंद दूरी पर ही घंटों तक हंगामा होता रहा। सूचना मिलने पर भी मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। विवाद के बाद मेडिकल करवाने आए थे दोनों पक्ष मुरादाबाद जिला अस्पताल की वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि 2 पक्ष आपस में ही भिड़ गए थे और जमकर यहां पर आपस में मारपीट हुई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और मसूरी के पास दर्दनाक हादसा होने से हाथी पांव के पास एक क्विड कार का भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। यह हादसा बुधवार देर रात को यहां पर नाग मंदिर के पास हुआ है। जानकारी के मुताबिक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उक्त युवक मसूरी से जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे। रास्ते में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और पुलिस के अनुसार कार सवार युवक रात करीब 11:30 बजे मसूरी के
जॉर्ज एवरेस्ट से चले थे। उनके साथ 2 कार और भी थी जो आगे चली गई थी और साथ ही अन्य कार सवार जब देहरादून पहुंचे तो पता चला कि यहाँ पर जो है क्विड कार में सवार युवक अपने घर नहीं पहुंचे हैं। इस पर उन्होंने सुबह करीब 6 बजे पुलिस को उस पूरे मामले की सूचना दी। और इस बीच मुरादाबाद से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि युवती की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। घर में पड़ा मिला युवती का शव, गर्दन रेत कर की गई थी युवती की हत्या। घर पर शाम को अकेली थी युवती। बताया जा रहा है कि पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गढ़गर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जैसे ही सूचना इलाके में फैली यहाँ पर तो लोगों में दहशत का माहौल भी देखा गया, क्योंकि जिस तरह से इस युवती की गला रेत कर हत्या कर दी गई, उसके बाद सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार युवती की हत्या किसने की, युवती को जो है मौत का जिम्मेदार कौन है। लेकिन बताया जा रहा है कि हथियार से युवती का गला रेत कर हत्या की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुरादाबाद से सारिक सिद्दीकी हमारे संवाददाता मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सारिक, एक युवती की गला रेतकर हत्या कर दी जाती है, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल बिलाल, मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला मुरादाबाद जनपद के कड़घर थाना क्षेत्र का है, जहां युवती अपने घर में अकेली थी। उसके पिता और जो माँ है वो जो काम करने के लिए खेत पे गए हुए थे। जब उन लोगों की जानकारी हुई कि उनकी पुत्री की हत्या कर दी गई तो वो आनंद फानंद में खेत से वापसी आए तो उन्होंने जो है युवती का शव घर में पाया, जिसकी जानकारी उन्होंने पुलिस अधिकारी को दी। अधिकारी जो है मौके पर पहुंच गए। भले ही प्रदेश सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने के लाख दावे कर रही हो, लेकिन दरअसल पे इस तरीके की जो है तुम्हारा उनकी दावों की जितनी भी सच्चाई हो खोखली साबित हो रही है, क्योंकि मुरादाबाद में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन क्या अभी तक इस बात का खुलासा हो पाया कि आखिरकार युवती की हत्या क्यों की गई? कुछ वो सुराग मिल पाया कि कौन वो लोग थे? क्या अभी तक पुलिस से कोई जांच जो कर रही है उसमें कुछ निकलकर सामने आया? जी बिल्कुल बिलाल, मैं आपको बता दूं जैसे ही घटना की जानकारी जो है आला अधिकारी हुई तो एसएसपी मुरादाबाद डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। वहां से फॉरेंसिक टीम ने तथ्य जुटाए। फॉरेंसिक टीम और पुलिस के अधिकारियों का कहना है सभी तथ्यों के आधार पर जांच करी जा रही है। सर्वेलेंस टीम की मदद से जो है इसकी युवती के और परिवार के जो संपर्क के लोग हैं उनके जो है उनके जो है सब कुछ एनालाइज करा जा रहा है। जल्द से जल्द पुलिस घटना के खुलासे की बात कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक अपराधी से दूर है। और लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द अपराधी का जो है पर्दाफाश करेगी और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करेगी। बिल्कुल देखना होगा शारिक कि कब तक पुलिस को इस पूरे मामले में कामयाबी मिलती है। शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच चित्रकूट से भी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि विकास भवन डीपीआरओ कार्यालय में तैनात लिपिक को निलंबित किया गया है। लिपिक जगदीश वर्मा पर काम में लापरवाही और साथ ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। निलंबित कर दिया गया। काम में लापरवाही और साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर ये बड़ा कदम उठाया गया है, क्योंकि काम में लापरवाही और साथ ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। उसके बाद कुछ अधिकारियों ने उनको निलंबित कर दिया है। उस पूरे मामले को लेकर जो है ये कार्रवाई की गई है। और इस बीच गोरखपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 15 नवंबर को वीरों की स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन होगा। एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। शहीदों के नाम पर जलाए जाएंगे यहाँ पर 11,000 दिए। और साथ ही आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और बाकी और तमाम तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस पूरे कार्यक्रम में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि शहीदों के नाम एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गोरखपुर में 15 नवंबर को वीरों की स्मृति में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी यहाँ पर कड़े बंदोबस्त होंगे। कार्यक्रम एक दिया शहीदों के नाम से इस कार्यक्रम का आयोजन होगा।
फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।